गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग भाइयों। आज हम लोग कला टीजीटी पीजीटी कला लेकर के आए हैं, जो उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा वैकेंसियां निकाली गई हैं। उसके लिए टीजीटी पीजीटी का आर्ट का लेकर के हम कुछ सिलेबस के अनुसार कुछ चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कला के स्टूडेंटों में कला के की जो परीक्षा देने वाले भाई और बहन हैं, वह अपने पढ़ें और अपने लोगों में इसको शेयर करें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज आपको अध्ययन कराएंगे और हर चैप्टर का इतना इजी में आप लोग को सिखाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। आइए, तो प्यारे दोस्तों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। जो उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो वैकेंसियां निकाली गई हैं, उसमें आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या? कला बाजार, कला समालोचना, कला वैचारिकी। तो अब इसमें यह आपका एक चैप्टर है और चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। कला बाजार, कला समालोचना, कला वैचारिकी। मीन्स कला बाजार में से कह लीजिए कला जो बनाई जाती है, तो बनाने के बाद क्या कला बाजार में भी जाती है? हाँ, कला बाजार में भी जाती है, उस कला को बेची भी जाती है। तो कला कैसे समालोचना की जाती है, कला का वैचारिकी क्या है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे हम बात करते हैं कला बाजार की। किसकी बात करते हैं? कला बाजार की। तो कला बाजार मानव मन की भावनाओं, जो कला बाजार है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे शिल्प आपको मिलते हैं। अब वो शिल्प जो मिलते हैं, आप देखते हैं कि उसमें कुछ आपके लकड़ी के बने होते हैं, कुछ मिट्टी के बने होते हैं, कुछ पत्थर के बने होते हैं। अगर आप चुनार में चले जाइए तो वहां देखिए कि पत्थर की बहुत सारी मूर्तियां काट काट के बनाई हुई हैं और लकड़ी के बहुत सारे पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो हम इसे कला शिल्प के नाम से जानते हैं। तो ये कला बाजार मानव मन की भावनाओं, कला बाजार क्या है? मानव मन की भावनाओं, संवेदनाओं या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। क्या क्या है? कला क्या है? कला बाजार क्या है? कला बाजार मानव मन की भावनाओं, मानव के मन, जैसे बाजार में जाने के बाद आप देखते हैं कि सारी अच्छे अच्छे आप खिलौने देखते हैं, वहां हाथी घोड़े बहुत सारे बने होते हैं, जो बहुत सारे चीजें आपको मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं? मानव मन की भावनाओं को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। संवेदनाओं या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। क्या है? अभिव्यक्त करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या है? एक तरीका है। कला के अंतर्गत मानव भावनाओं या विचारों को व्यवस्थित रूप से, भावनाओं या विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? भावनाओं या विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, मतलब उसको व्यवस्थित रूप से सजाते हैं। क्योंकि अव्यवस्थित भावाव्यक्ति कभी भी कला के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकी। जो अव्यवस्थित, जैसे आप किसी भी चीज को ले लीजिए जो अव्यवस्थित हो, जो अव्यवस्थित होगा तो वह क्या प्रतिष्ठित होगा? नहीं, प्रतिष्ठित
नहीं होगा। तो जो अव्यवस्थित चीजें रहेगी वो प्रतिष्ठित नहीं होंगी। तो प्रतिष्ठित करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसको व्यवस्थित करना होगा, तब वहां पे भावनाओं और आपके विचारों को अभिव्यक्त आप कर सकते हैं, और न ही किसी दर्शक को प्रभावित कर सकते हैं। जो अगर व्यवस्थित नहीं है तो किसी दर्शक को प्रभावित नहीं कर सकती है। दर्शक को प्रभावित करने के लिए उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। वास्तुकला, चाहे वास्तुकला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे नृत्य कला हो, चाहे काव्य हो, चाहे चित्रांकन हो, आदि को कला के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या किया जाता है। तो अब कहने का मतलब वास्तुकला, जो अभी हम शिल्प कला की बात कर रहे थे, वास्तुकला की बात कर रहे थे, तो वास्तुकला जो आप बनाते हैं अगर वो व्यवस्थित है, अच्छी तरह से है, तो देखने में लोगों का मन को क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा, तो लोग उसके तरफ आकर्षित होंगे। गीत संगीत, अगर जो गीत गाते हैं अगर गीत का एक तालमेल होगा तो लोग को पसंद आता है, लोग सुनते हैं। नृत्य का भी वही काम है। अगर आपका नृत्य अच्छा होगा तो लोग क्या करते हैं, उसको बहुत आसानी से देखते हैं, लोग उसको बहुत चाहते हैं। काव्य का सौंदर्य, जो प्रसंग सुनाते हैं, काव्य सुनाते हैं, हास्य रस सुनाते हैं, इनका भी एक अपना अद्भुत है। चित्रांकन, जो चित्रांकन करते हैं, जो चित्र बनाते हैं, ये सब भी क्या है, एक टाइप की एक कला है जो उसको लोग व्यवस्थित रूप से दिखाते हैं। करा कला शब्द जो है क्या है, किस शब्द का है, किस भाषा का है, तो कला शब्द किसका है, संस्कृत का है। कला शब्द किसका है, संस्कृत का है। कला शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। शास्त्रकारों ने इसकी व्याख्या शास्त्रों में अनेक प्रकार से की है। जो शास्त्रकार हैं इस कला की व्याख्या अनेक में अनेकों प्रकार से किए हैं। फिर भी कला शब्द जो है किससे लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। ठीक प्यारे दोस्तों, साहित्य तरंग की व्याख्या के अनुसार, साहित्य तरंग की व्याख्या के अनुसार, अब उसमें देखा जाए तो क लाति इति कलम, क लाति कह सकते हैं, क लाति, क कम लाति इति कलम, कम लाति इति कलम। इसका अर्थ है, कम लाति इति कलम का अर्थ है कि कोमल, मधुर, सुंदर एवं सुख देने वाली, जो कोमल, मधुर, सुंदर एवं सुख देने वाली कला है। क्या क्या है, क लाति इति कमलम, अर्थात इसको कह सकते हैं कि कोमल, मधुर, सुंदर एवं सुख देने वाली कला है। शिव सूत्र विमर्शिणी, शिव सूत्र विमर्शिणी ग्रंथ में क्षेमराज ने कला को परिभाषित करते हुए कहा, शिव सूत्र विमर्शिणी ग्रंथ में क्षेमराज ने कला को प्रभावित करते हुए कहा कि कल यति स्वरूपम आवेशयति वस्तुनि वा, कल यति स्वरूपम आवेशयति वस्तुनि वा, अर्थात वस्तु का स्वरूप संवारने वाली अभिव्यक्ति, वस्तु का स्वरूप संवारने वाली अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से कला बाजार को
कर सकते हैं। कला का वर्गीकरण, अब बात करते हैं कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण, अब कला का वर्गीकरण क्या है दोस्तों? कला का वर्गीकरण करने के लिए कला का प्रथम स्पष्ट वर्गीकरण भरत मुनि के, एक मुनि सुश्रेष्ठ मुनि के नाम से जाने जाते हैं। तो कला का प्रथम स्पष्ट वर्गीकरण भरत मुनि के विख्यात ग्रंथ नाट्य शास्त्र से मिलता है। भरत मुनि का विख्यात ग्रंथ किससे मिलता है? नाट्य शास्त्र से में मिलता है। भरत मुनि का काल स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं। जो भरत मुनि का काल है वह ज्ञात नहीं है कि यह कब से कब तक है। फिर भी उन्हें ईसवी पूर्व 5वीं सदी से प्रथम सदी, ईसवी पूर्व, बहुत ईसवी पूर्व 5वीं सदी से प्रथम सदी ईसवी मध्य का माना जाता है। उनमें पहले कला शब्द शिल्प में ही अंतर्निहित था। पहले कला शब्द शिल्प में ही अंतर्निहित था। वैदिक ग्रंथों एवं संहिताओं में शिल्प के अंतर्गत ही उपयोगी एवं ललित कलाओं को शामिल किया गया था। कह रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों तथा संहिताओं में शिल्प के अंतर्गत ही उपयोगी एवं ललित कलाओं को शामिल किया गया था। संभवतः भरत मुनि ही वह प्रथम मनीषी थे जिन्होंने शिल्प शब्द में अंतर्निहित कलाओं को बाहर निकाला। जिन्होंने शिल्प शब्द में अंतर्निहित कलाओं को बाहर निकाला तथा उसे पृथक अभियान कला प्रदान किया। उनकी दृष्टि में ज्ञान, शिल्प एवं अन्य प्रचलित विधाओं को ही तरह कला भी एक स्वतंत्र विधा थी। उन्होंने बताया कि जो यह कला है, ज्ञान, शिल्प, अन्य प्रचलित विधाओं की तरह एक कला भी एक स्वतंत्र विधा थी, जिसमें ललित कलाओं के साथ साथ अनेक अन्य कलाएं भी शामिल थी। इनकी संख्या गुप्त काल तक आते आते कितना हो गई? 64 हो गई। इनकी संख्या गुप्त काल तक आते आते कितनी हो गई? 64 हो गई। कला को उपयोगी कला या शिल्प कला तथा ललित कला नाम 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। कला को कला या शिल्प कला तथा ललित कला, कला या शिल्प कला तथा ललित कला नामक 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। मूर्तिकला, इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग, आकार निर्मित किया जाता है। मूर्तिकला में क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग एवं आकार निर्मित किया जाता है। संगीत कला, किसी व्यक्ति के द्वारा गायन अथवा किसी वाद्य यंत्र के वादन के द्वारा उत्पन्न कर्ण प्रिय ध्वनि संगीत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। काव्य कला, यह किसी भाषा के द्वारा उसके सौंदर्य गुण को शब्दों में व्यवस्थित करने की कला है। तो इन्होंने कला को 3 तरह से भी व्यक्त किया: मूर्ति कला, संगीत कला और काव्य कला। मूर्ति कला में क्या हुआ? मूर्ति कला में वस्तु के रूप, रंग, आकार निर्मित किए जाते हैं। संगीत कला में किसी व्यक्ति द्वारा गायन अथवा किसी वाद्य यंत्र के वादन के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। काव्य कला अब किसी भाषा के द्वारा उसके सौंदर्य गुण को शब्दों में व्यवस्थित करने की कला है। ठीक,
भारतीय चित्रकला की विशेषता। अब भारतीय चित्रकला की क्या क्या विशेषता है? भारतीय चित्रकला की विशेषताएं भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। अब क्या है? चित्रकला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चित्रकला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब यह विशेषताओं में हम क्या क्या ले सकते हैं? अब कह रहे कला का धर्म से गहन संबंध रहा है। कला का धर्म से एक गहरा संबंध रहा है तथा कला के प्रत्येक रूप में धर्म से संबंधित विषयों का व्यापक प्रयोग हुआ है। कह रहे हैं कि कला का धर्म से एक व्यापक संबंध है, एक गहन संबंध है तथा कला के प्रत्येक रूप में धर्म से संबंधित विषयों का व्यापक प्रयोग हुआ है। सौंदर्य को कला में सदैव महत्व दिया गया है। सौंदर्य को कला में सदैव महत्व दिया गया है। कला विभिन्न रूपों में प्रकृति, सौंदर्य, मानवीय, कला विभिन्न रूपों में प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय सौंदर्य, दैवीय सौंदर्य आदि की प्रमुखता से अभिव्यक्त होती है। कलाकारों ने सदैव कला को महत्व दिया, न कि व्यक्तिगत ख्याति को। कलाकारों ने सदैव कला को महत्व दिया, न कि व्यक्तिगत ख्याति को। प्रतीकात्मक कला सार्वभौमिक कला की एक प्रमुख विशेषता रही है। भारतीय कला में प्रतीकों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता रहा। भारतीय कलाओं में कई बार भारतीय लोक जीवन के में वैदिभ्य को भी प्रतिबिंबित किया जाता है। भारतीय चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियां, गुजराती शैलियां, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, पटना शैली, राजस्थानी शैली एवं मुगल शैली तथा पहाड़ी शैली ने जहां भारतीय चित्रकला के इतिहास को संभवतः किया है, वहीं लोक चित्रकला के योगदान को भी कम नहीं कहा जा सकता। भारतीय चित्रकारों ने अपनी कला को अपने देश के बाहर प्रदर्शित करके जो विश्वव्यापी विख्याति प्राप्त की है, उनमें से प्रमुख चित्रकार राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, असित कुमार हलदर आदि हैं। भारत में चित्रकला की परंपरा काफी पुरानी है। मनुष्य जब आदिम अवस्था में था, तभी से उनमें चित्रकला के प्रति रुझान था। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की कई प्रागैतिहासिक गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के बाजार चित्रांकन पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में बने चित्र विषय शैली तथा सामग्री की दृष्टि से तत्कालिक मानव जीवन के प्रतीक हैं। ये चित्र प्रायः धातु रंगों से बनाया जाता था। केवल दो तीन रेखाओं औदैतिहासिक काल में भौतिक भारतीय चित्रकला का परंपरागत रूप सिंधु घाटी सभ्यता में
चित्रकला का व्यापक विकास हुआ। इस काल में मिट्टी के बर्तनों पर काले तथा सफेद रंग के चित्रांकन पाए जाते हैं। रंगपुर, लोथल, आलमगीरपुर, अंतरजिखेड़ा में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भारतीय चित्रकला की विशेषता कही जाती है। अब